नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद MK सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 8 देखा था और उसमें हमने आनुवांशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी। और दोस्तों, आज बहुत ही लाजवाब शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 9 है। इसमें हम बात करेंगे पादप और जंतु ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर दोस्तों आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पादप और जंतु ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आंसर देते रहिएगा दोस्तों साथ में। चलिए देखिएगा पहला प्रश्न, विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक है। विभज्योतक और स्थायी ऊतक है। पहला ऑप्शन तंत्रिका ऊतक, दूसरा पेशी ऊतक, तीसरा जटिल ऊतक, चौथा पादप ऊतक। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका तंत्रिका ऊतक। विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक किस प्रकार के ऊतक हैं? तो आपका उत्तर होगा तंत्रिका ऊतक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से सरल ऊतक के प्रकार है। निम्न में से कौन से सरल ऊतक के प्रकार है? तो पहला ऑप्शन आपका पेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सरल ऊतक के प्रकार है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है? जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है? पहला ऑप्शन आपका सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक, तीसरा तंत्रिका ऊतक और चौथा पादप ऊतक। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका जटिल ऊतक। कैसे ऊतक है? जटिल ऊतक। जाइलम जल और खनिज लवणों को पेड़ की पत्तियों तक पहुंचाता है और फ्लोएम ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एपिथेलियम पेशीय संयोजी ऊतक होते हैं। एपिथेलियम जिसको उपकला ऊतक भी कहते हैं, पेशीय और संयोजी ऊतक क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका जंतु ऊतक, दूसरा पादप ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका जंतु ऊतक। ये सभी आपके जंतु ऊतक है, एपिथेलियम, पेशी और संयोजी ऊतक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो जंतुओं के शरीर में आंसर देने की कोशिश करिएगा दोस्तों। पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 3 और चौथा 5। तो जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका 4। जंतुओं के शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला एपिथेलियम, दूसरा संयोजी, तीसरा पेशी और चौथा तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने ऊतक शब्द के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस वैज्ञानिक ने ऊतक शब्द के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो पहला ऑप्शन आपका डरमन, दूसरा नेगली, तीसरा स्लीडन और चौथा ग्रीव। तो ऊतक शब्द सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे दोस्तों आपके ग्रीव। कौन थे? ग्रीव ने ऊतक शब्द सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शरीर के मांसल भाग किसके द्वारा बने होते हैं? पहला ऑप्शन आपका पेशी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा तंत्रिका ऊतक और चौथा उपकला ऊतक। तो शरीर के जो मांसल भाग होते हैं वो किन ऊतकों के द्वारा बने होते हैं? जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका पेशी ऊतक। पेशी ऊतकों से बने होते हैं अपने जो मांसल भाग होते हैं वो। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किस ऊतक का मुख्य कार्य अन्य ऊतकों को सहारा देना तथा उन्हें आपस में सहयोग करना होता है? तो पहला ऑप्शन आपका संयोजी ऊतक, दूसरा पेशी ऊतक, तीसरा उपकला ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, कौन से ऊतक का मुख्य कार्य ऊतकों को सहारा देना और आपस में सहयोग करना होता है?
तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर संयोजी उत्तक। कौन से उत्तक? संयोजी उत्तक जो होते हैं वो अन्य उत्तकों को सहारा देते हैं और साथ में उनका आपस में सहयोग भी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी उत्तक है, हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी उत्तक कौन सा है? पहला एपिडोज उत्तक, दूसरा अस्थि, तीसरा रुधिर और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी उत्तक कौन सा है? तो इनमें आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ये हमारे शरीर के सभी संयोजी उत्तक होते हैं, अस्थि, रुधिर, एपिडोज उत्तक, ये सभी संयोजी उत्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा उत्तक न्यूरॉन का बना होता है तथा संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है? कौन सा उत्तक जो है वो न्यूरॉन से बना होता है और जो संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है, उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन आपका तंत्रिका उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और चौथा उपकला उत्तक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका तंत्रिका उत्तक। क्या होगा? तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन से बना होता है और ये संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा जंतु उत्तक हार्मोन्स व ऊष्मा परिसंचरण करता है तथा जल का समन्वय बनाता है? तो पहला ऑप्शन आपका रुधिर, दूसरा पेशी उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक और चौथा तंत्रिका। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, जो जंतु उत्तक हार्मोन्स व ऊष्मा परिसंचरण और जल का समन्वय बनाता है उस उत्तक का नाम है आपका रुधिर। क्या नाम है? रुधिर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रुधिर वाहिनियों के अंदर की सतह होती है, रुधिर वाहिनियों के अंदर की सतह किसकी बनी होती है? तो पहला ऑप्शन आपका सल्की उपकला की, दूसरा चिकनी पेशी उत्तक की, तीसरा स्तंभी उपकला की और चौथा संयोजी कला की। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका सल्की उपकला की। किसकी होगी? सल्की उपकला की। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिए और प्रश्नों के आंसर भी देते रहिए साथ साथ में। देखिएगा अगला प्रश्न 13वां, मानव के बाहरी कानों तथा नाक के अगले छोर की आलंबी कंकाली संरचनाएं किसके उदाहरण हैं? मानव के बाहरी कानों और नाक के अगले छोर की आलंबी कंकाली संरचना किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन आपका उपास्थि, दूसरा अस्थि, तीसरा स्नायु और चौथा वायवीय उत्तक। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका उपास्थि। जो नाक और कान होते हैं वो अपने इनमें उपास्थियां पाई जाती है, तो उपास्थियों से बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एरियोलर संयोजी उत्तक जोड़ता है, एरियोलर संयोजी उत्तक किसको जोड़ता है? अस्थि का पेशी से, वसाकाय का पेशी से, त्वचा की पेशी से और अस्थि को अस्थि से। तो एरियोलर संयोजी उत्तक किसको जोड़ता है? जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा त्वचा की पेशी से, त्वचा की पेशी से जोड़ने का काम करता है एरियोलर संयोजी उत्तक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बीज में भ्रूण किस प्रकार के उत्तकों का बना होता है? बीज का जो भ्रूण होता है, जाइगोट जो होता है, वो किस प्रकार के उत्तकों से बना होता है? पहला आपका दृढ़ोत्तक, दूसरा स्थूल कोणोत्तक और तीसरा स्थायी मर्दूतक और चौथा विभज्योतक उत्तक। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका विभज्योतक उत्तक। दोस्तों वो कहते हैं ना कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कोई नहीं जानता फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो आप भी हार मत मानिए, चलते रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न, जटिल उत्तक का उदाहरण है, पहला पेरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा संवहन उत्तक और चौथा स्क्लेरेनकाइमा। तो जटिल उत्तक का उदाहरण कौन सा है? तो जटिल उत्तक का उदाहरण होगा आपका संवहन उत्तक। कौन सा उत्तक? संवहन उत्तक। पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सरल उत्तक के उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एरेनकाइमा पाया जाता है, एरेनकाइमा किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन जलीय पादपों में, दूसरा समतलीय पादपों में, तीसरा मरुस्थलीय पादपों में और चौथा उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों जलीय पादपों में। एरियन काइमा जो होता है ये जलीय पादपों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सुबेरीन क्या है? सुबेरीन मतलब पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पहला जाइलम उत्तक में, दूसरा फ्लोएम उत्तक में, तीसरा रक्षी उत्तक में और चौथा पेरेन काइमा में। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों सुबेरीन किस में पाया जाता है? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर रक्षी उत्तक में। किस में पाया जाता है? रक्षी उत्तक में। सुबेरीन होता क्या दोस्तों? इसकी उपस्थिति के कारण जो है कोशिका भित्ति से होकर आर पार पानी नहीं जा सकता, ये होता है सुबेरीन। सुबेरीन एक वसीय अमल से बना हुआ पदार्थ होता है जो अपने कोशिका भित्ति के आर पार पानी को जाने नहीं देता, ये होता है आपका सुबेरीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बीजों व फलों के कठोर छिलके बने होते हैं। बीजों और फलों के कठोर छिलके किसके बने होते हैं? पहला ऑप्शन आपका पेरेन काइमा, दूसरा कोलेन काइमा, तीसरा स्क्लेरन काइमा और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बीजों और फलों के कठोर छिलके जो बने होते हैं वो स्क्लेरन काइमा से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्क्लेरन काइमा। दोस्तों ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलवे पटवार सभी के लिए। तो लाइक और शेयर करते रहिए वीडियो को बीच बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हमारी त्वचा की एपिथेलियल कहलाती है। हमारी त्वचा की जो एपिथेलियल होती है वो क्या कहलाती है? पहला सरल सल्की, दूसरा सरल घनाकार, तीसरा स्तरित घनाकार और चौथा स्तरित सल्की। तो जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका स्तरित सल्की। त्वचा की एपिथेलियल जो होती है वो क्या कहलाती है? स्तरित सल्की कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले जो समान कोशिकाओं का समूह होता है उसको अपन क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। पहला आपका उत्तक, दूसरा अंग, तीसरा अंग तंत्र और चौथा कोशिकीय संरचना। तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों उत्तक। क्या होगा? उत्तक। जीवन की सबसे छोटी इकाई है आपकी कोशिका। क्या है? कोशिका। जब कोशिकाओं का समूह मिलता है तो बनते हैं उत्तक। क्या बनते हैं? उत्तक। और उत्तकों का समूह मिलता है तो बनते हैं अंग। क्या बनते हैं? अंग। अंगों का समूह मिलता है तो बनता है अंगों का तंत्र। क्या बनता है? अंगों का तंत्र। फिर अंगों के तंत्र मिलने से बनता है अपना शरीर, बॉडी बनती है। क्या बनता है? शरीर बनता है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका से निर्माण हुआ है आपके उत्तक का। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तंत्रिका उत्तक की नर्वस टिश्यू की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन कैम्बियम, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा कोशिकाई और चौथा गुच्छिका। तो तंत्रिका उत्तक की जो इकाई होती है वो क्या होती है? आपकी न्यूरॉन होती है। क्या होती है दोस्तों? न्यूरॉन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका मॉर्गन, दूसरा मेंडल, तीसरा मेयर और चौथा मेमन। तो हिस्टोलॉजी शब्द, हिस्टोलॉजी उत्तकों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उत्तकों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? आपका हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका मेयर। रॉबर्ट मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जन्म के बाद में मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो पहला ऑप्शन आपका कंकाल, दूसरा तंत्रिका, तीसरा संयोजी और चौथा जनन। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। कौन से उत्तक की कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता जन्म के बाद मानव में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका उत्तक जो होते हैं इनमें कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, रेशेदार उत्तक या उपयुक्त तो सभी? तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा एक संयोजी उत्तक।
रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु क्या है? पहला ऑप्शन आपका श्लेष्म संयोजी ऊतक, दूसरा रेशेदार ऊतक, तीसरा भ्रूणीय संयोजी ऊतक और चौथा प्रौढ़ संयोजी ऊतक। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु आपके प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। क्या है? प्रौढ़ संयोजी ऊतक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? कोई भी जीवित देह है उसके भीतर अगर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका न्यूट्रोफिलिया, दूसरा नेफ्रोसिस, तीसरा नेक्रोसिस और चौथा नियोप्लेसिया। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका नेक्रोसिस। क्या होगा? नेक्रोसिस। अगर कोई कोशिका जीवित देह के भीतर या ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उसको कहते हैं नेक्रोसिस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? पहला ऑप्शन आपका रक्त, दूसरा अस्थि, तीसरा त्वचा और चौथा स्नायु, मतलब अस्थि मंदान तंतु। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर त्वचा। त्वचा ऊतक नहीं है, ध्यान रखना। त्वचा खुद ऊतकों से बनी होती है और ये त्वचा बनती है अपने एपिथेलियम या उपकला ऊतकों से। कौन से ऊतकों से? एपिथेलियम या इसको अपन उपकला ऊतक भी कहते हैं। तो बहुत बार प्रश्न आता है त्वचा कौन से ऊतकों से बनी होती है? एपिथेलियम या उपकला। तो यहाँ पर त्वचा अपने संयोजी ऊतक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? सेम वैसा ही प्रश्न है, ऑप्शन चेंज है। पहला ऑप्शन आपका अस्थि, दूसरा उपास्थि, तीसरा रक्त और चौथा कंकाल पेशी। कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका कंकाल पेशी। कंकाल पेशी एक संयोजक ऊतक नहीं है, बाकी अस्थि, उपास्थि, रक्त ये तीनों संयोजक ऊतक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? पहला ऑप्शन आपका वसामय ऊतक, दूसरा सहत अस्थि, तीसरा हृदय मांसपेशी और चौथा एरियोलर ऊतक। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? पहला उपास्थि मतलब संवेद तंतु, दूसरा लिगामेंट, तीसरा टेंडन और चौथा अंतराकाशी द्रव। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को अपन क्या कहते हैं? जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका टेंडन। टेंडन या अपन इसको कंडरा भी कहते हैं, टेंडन या कंडरा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का संचालन किस रूप में होता है? तंत्रिका ऊतक में जो संवेदनाएं संचालित होती है वो किस रूप में होती है? पहला केमिको मैग्नेटिक वेव, दूसरा न्यूरोगिलिया, तीसरा लसिका और चौथा फ्लोएम। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा केमिको मैग्नेटिक वेव। केमिको मैग्नेटिक वेव के रूप में अपने शरीर में संवेदनाओं का संचालन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है? तंत्रिका ऊतक जो संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण करता है वो किसके माध्यम से करता है? पहला ऑप्शन आपका न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका, दूसरा उपकला ऊतक, तीसरा लसिका और चौथा एपिथेलियमी ऊतक। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका, तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है और अपने शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अपने शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ध्यान रखना, तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर,
90 से 100 सेंटीमीटर होती है। और अपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछे तो अपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की कोशिका। कौन सी होती है? अंडाणु की कोशिका। ये ध्यान रखिएगा, अंडाणु कोशिका सबसे बड़ी। और अपने शरीर की सबसे छोटी कोशिका छोटी होती है शुक्राणु की कोशिका। किसकी होती है? शुक्राणु या स्पर्म की कोशिका होती है सबसे छोटी। और सबसे बड़ी अंडाणु और सबसे लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल रिक्त स्थान प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल रिक्त स्थान प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका 4000, दूसरा 400, तीसरा 40 और चौथा 4। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका 4। 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों से बनी होती है सभी जटिल प्राणियों का शरीर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जब मेरिस्मेटिज्म स्थायी ऊतकों के बीच में होता है तब उसे खालिस्तान मेरिस्मेटिम कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका अंतर्वेशी, दूसरा प्राथमिक, तीसरा पार्श्वीय और चौथा शीर्षस्थ। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, मेरिस्मेटिम स्थायी ऊतकों के बीच में होता है तो उसको अपन कौन सा मेरिस्मेटिम कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका अंतर्वेशी। क्या होगा? अंतर्वेशी मेरिस्मेटिम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी है जिसे खालिस्तान कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो उनके जुड़ने के स्थान को अपन क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कंडरा मतलब टेंडन, दूसरा स्नायु मतलब लिगामेंट, तीसरा न्यूरॉन और चौथा वसा में एडिपोज। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों बी, स्नायु। लिगामेंट कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जब दो अस्थियां आपस में जुड़ती है तो उस स्थान को अपन लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। और मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है आपके कंडरा या टेंडन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? पहला ऑप्शन आपका क्यूटाइड के, दूसरा काइटिन के, तीसरा केराटिन के और चौथा ट्यूनिसिन के। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका केराटिन के। हमारे जो नाखून, खुर और सींग होते हैं वो किसके बने होते हैं? केराटिन ऊतक के या केराटिन प्रोटीन के। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन 565, दूसरा 656, तीसरा 639 और चौथा 556। यहाँ पर द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो जवाब दीजिएगा मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर 639। कितनी होती है? 639। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम बताना है। पहला आपका ग्लूटियस मैक्सिमस, दूसरा ग्लूटियम मेडियस और तीसरा स्टेपेडियस और चौथा ग्रेसिलिस। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, इसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, ध्यान रखिएगा। और शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है स्टेपेडियस। कौन सी होती है? सार्टोरियस। सबसे लंबी मांसपेशी का नाम है सार्टोरियस, जो अपनी जांघ में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपेडियस, कान में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यही आ गया, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। पहला ऑप्शन ग्लूटियस मैक्सिमस, दूसरा ग्लूटियम मेडियस, तीसरा स्टेपेडियस और चौथा ग्रेसिलिस। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा स्टेपेडियस। हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपेडियस। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। मांसपेशियों में थकान खालिस्तान की इकट्ठा होने से होती है। पहला ऑप्शन एटीपी, दूसरा एडीपी, तीसरा लैक्टिक अम्ल और चौथा कार्बनिक अम्ल।
तो मांसपेशियों में थकान होती है आपके लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण। किसके कारण? जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल ज़्यादा जमा हो जाता है तो हमें थकान का अनुभव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन आपका पीड़ा नाशक, दूसरा प्रतिजैविक, तीसरा रोगाणु रोधक और चौथा विषनाशक औषधि। जो दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत देती है उसको अपन कहते हैं पीड़ा नाशक। क्या कहते हैं? पीड़ा नाशक। तो दोस्तों ये थे पादप और जंतु ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा इसको, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।